आज की ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका करवा चौथ कहीं खुशियों का त्योहार नहीं रहा। ये कहानी थी जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। रीटा की शादी को बस अब 2 साल ही हुए थे, लेकिन उसके पति विजय के गुस्से के वजह से उसका जीवन नर्क हो चुका था। रात का सन्नाटा। रीटा अपने पति विजय का इंतजार कर रही थी। विजय नशे में धुत होकर घर लौटता है और टेबल पर बैठ जाता है। ये क्या परोसा है रीता? सब्जी में इतना नमक? सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाली है? विजय, मैंने तो वही बनाया जो तुझे पसंद है, नमक भी तो उतना ही डाला। झूठ बोलती है, तुझे खाना बनाना नहीं आता, बेकार औरत। मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। दूसरी? तुम हर बार यही बहाना बनाती हो। आज तुझे सबक सिखाता हूँ। विजय गुस्से में रीटा पर ग्लास फेंकता है। ग्लास रीटा के सिर से टकराता है और खून की धार बहने लगती है। विजय हाथ में डंडा उठाकर चिल्लाता है, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रीटा रोते हुए घर से भागती है। विजय नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ता है। देखते ही देखते रीटा अंधेरे में गायब हो जाती है। गांव से दूर एक सुनसान जंगल में बावड़ी के पास तांत्रिक तारामती बैठी है। वो तंत्र साधना कर रही है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। तभी उसे किसी औरत के सिसकने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज आ रही है? जिधर से सिसकियों की आवाज आती है, तारामती उधर ही चलती है। झाड़ियों में उसे कोई बैठा दिखाई देता है। पास जाने पर पता चलता है कि वो रीटा है जो रो रही है। कौन हो तुम? इतनी गहरी रात तुम जंगल में क्या कर रही हो? हाँ, मेरा नाम रीटा है। मैं पास के गांव से हूँ। यहाँ झाड़ियों में अपने पति से छुपकर बैठी हूँ। पर क्यों? मेरा पति विजय एक ठेकेदार है, लेकिन वो रोज नशे में घर लौटता है, मेरे साथ मारपीट करता है, गालियाँ देता है और आज तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। वो मुझे मार देगा। हाँ। मेरे होते हुए वो तुम्हें नहीं मार सकता। बेटी, कल करवा चौथ है। ये व्रत पतियों की उम्र लंबी करने के लिए होता है, लेकिन अगर इरादा उल्टा हो तुम उसकी मौत भी बुला सकती हो। क्या? कैसे? तुम कल तैयार रहना। कल करवा चौथ के दिन खूब तंत्र साधना करने मैं तुम्हारे घर आऊंगी। रीटा वहां से अपने घर लौट जाती है। सुबह का समय है, लेकिन हवा में सन्नाटा है। विजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। सामने रीटा खड़ी है। तुम सुधर जाओ, वरना किसी दिन मेरे हाथों मारी जाओगी। आज करवा चौथ है, रात में पूजा होगी, थोड़ा जल्दी घर आना। ठीक है। विजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। करवा चौथ का दिन है। रीटा 16 श्रृंगार करती है, लेकिन उसके चेहरे पर सजावट की जगह नफरत की आग दिख रही है। वो तारामती के आने का इंतजार करती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रीटा दरवाजा खोलती है तो सामने तारामती खड़ी है। तैयारी पूरी कर ली है ना? हाँ। रीटा अपनी अलमारी से खून, हड्डियां और शमशान की राख निकालकर तारामती को देती है। तारामती एक काल चक्र बनाती है। रीटा, ये काल चक्र में बैठ जाओ। मैं तुम्हें आज ऐसी सिद्धि दूंगी जिसे रक्त बेताल तुम्हारे वश में हो जाएगा। तारामती और रीटा तंत्र साधना में बैठ जाते हैं। तारामती अग्नि जलाती है और एक छन्नी रखती है। छन्नी में काला पत्थर रखा जाता है। रक्त वेतालाय नमः, शमशान चिता ज्वाला, तमसी रात्रि समारती। रीटा तंत्र साधना में डूब चुकी है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रीटा डर जाती है। अब कौन आ गया? अगर किसी ने देख लिया तो मैं क्या बोलूंगी?
रीटा डरते डरते दरवाजा खोलती है। सामने विजय खड़ा है। उसे देखकर रीटा सहम जाती है। अरे मैं अपना फोन भूल गया था। विजय जैसे ही फोन अंदर लेने जाता है वो देखता है कि तारामती बैठी है और घर में तंत्र साधना चल रही है। ये क्या चल रहा है मेरे घर में? तुम्हारे लंबी उम्र के लिए तंत्र साधना करवा रही हूँ। लेकिन पहले तो करवा चौथ में कभी ऐसा नहीं किया। ये साधना जो मैं कर रही हूँ ये शादी के 3रे साल में ही संभव है। शाम को पूजा में जल्दी लौटना। ठीक है, मैं शाम को 7 बजे तक लौट आऊंगा। विजय घर से निकल जाता है। उसे नहीं पता कि ये साधना उसकी उम्र बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत का आह्वान करने के लिए है। तारामती और रीटा तंत्र साधना जारी रखते हैं। रक्त वेतालाय नमः, शमशान चिता ज्वाला, तमसी रात्रि सनादती। तारामती जो मंत्र पढ़ती है रीटा उसे दोहराती है। तभी सूरज ढलने के समय एक बेताल धीरे धीरे रीटा के पीछे प्रकट हो जाता है। ये रक्त बेताल है। ये आज से तुम्हारे वश में होगा। तुम्हारा कहा हर बात मानेगा। इसके वजह से तुम्हारा पति तुम्हें सता नहीं पाएगा। तारामती छन्नी उठाती है और उस पर रक्त लगाती है। ये छन्नी लो। आज रात जब तुम इस छन्नी से अपने पति को देखोगी तो ये रक्त बेताल तुम्हारे पति के अंदर प्रवेश कर जाएगा और धीरे धीरे उसे खत्म कर देगा। तारामती रीटा को छन्नी देकर वहां से चली जाती है। रात का वक्त है। रीटा पूजा के लिए तैयार बैठी है। अपने पति का इंतजार कर रही है। पूरे दिन से भूखी प्यासी है और मन में सिर्फ एक ख्याल है, आज रात सब कुछ खत्म कर देना है। तभी विजय ऑफिस से लौट आता है। मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं, बस मैं तैयार ही बैठी हूँ। चलो पूजा के लिए। रीटा चांद को देखकर छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती है। जैसे ही रीटा छन्नी से विजय का चेहरा देखती है, बेताल विजय के अंदर प्रवेश कर जाता है। विजय देखता है कि आसमान में चांद की जगह एक लाल गोला चमक रहा है, जैसे कोई आग का गोला हो। विजय की आंखें उलझ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अरे विजय को क्या हो गया? क्या क्या हो गया आपको? उठिए। रीटा विजय के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। जैसे ही आंखें खुलती है, लेकिन अब उसकी आंखें इंसान की नहीं, उसकी पुतलियां काली हो चुकी है। उसकी आंखों का सफेद हिस्सा काला हो चुका है। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा है। ये देखकर विजय के पापा कमलदास डर जाते हैं। ये क्या हो गया मेरे विजय को? ये क्या हो गया मेरे विजय को? रीटा जैसे ही विजय को छूती है, विजय ठीक हो जाता है और पहले जैसा ही दिखने लगता है। कुछ भी तो नहीं हुआ विजय को। अभी तो उसकी आंखें काली हो गई थी। उसके मुंह से एक काला धुआं निकल रहा था। विजय ठीक है। पहले आप अपने चश्मे का नंबर ठीक करिए। रात का समय है। विजय और रीटा अपने कमरे में सोए हुए हैं। तभी अचानक विजय की आंखें खुलती है। रीता, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। तुमने मेरे साथ क्या किया? रीटा कुछ नहीं बोलती, बस दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती है। विजय बिस्तर से उठता है, लेकिन उसके पैर उल्टे हैं, एड़ियां आगे है और पैर पीछे। वो रीटा की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसके सीने से खून की धार निकलने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को चीर रही हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विजय दीवारों पर रेंगते हुए घर से बाहर निकलता है। उसे दीवार पर रेंगते हुए देख कमलदास डर जाता है। विजय का चेहरा वापस डरावना हो चुका है। विजय, तुझे क्या हुआ? तेरे जिस्म से इतना खून कैसे निकल रहा है? कमलदास विजय को अस्पताल लेकर चला जाता है। विजय के पूरे शरीर से खून टपक रहा है। उसकी आंखें काली हो चुकी है।
वो बार बार डरावनी हंसी हंस रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये मामूली चीज नहीं है, मुझे किसी अज्ञात ताकत का प्रभाव लग रहा है। अज्ञात ताकत? इसका मतलब क्या है? मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? ये मेडिकल दिक्कत नहीं बल्कि कुछ और है, इसलिए जल्द से जल्द तांत्रिक को बुलाइए, जल्दी। आप डॉक्टर हैं, फिर भी इन अंधविश्वासों पर यकीन रखते हैं। आप इलाज कीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कमलदास के कहने पर डॉक्टर विजय का बैंडेज तो करते हैं, लेकिन विजय के शरीर से खून निकलता ही रहता है। वो कभी चीखता है तो कभी डरावनी आवाज में हंसता है। मुझे खाना दो। कमलदास विजय को खाने के लिए रोटी देते हैं। रोटी नहीं, शमशान घाट से कच्चा मांस लाओ। विजय की ये बात सुनकर कमलदास डर जाते हैं। रात का वक्त है। विजय अपने बेड पर लेटा है और वहीं फर्श पर कमलदास लेटे हैं। अचानक लाइट टिमटिमाने लगती है। ये देखकर कमलदास डर जाते हैं। टिमटिमाते रोशनी में कमलदास देखते हैं कि विजय दीवार पर उल्टा रेंग रहा है। विजय दीवार पर रेंगते हुए अस्पताल से बाहर निकल जाता है और कमरे की तरफ भागता है। विजय, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? विजय अपने पिता की आवाज सुनकर भी नहीं रुकता और कुछ ही समय में वो अंधेरे में ओझल हो जाता है। विजय बावड़े के पास पहुंचता है। वो बावड़ी में कूदने वाला है। उसका चेहरा बहुत डरावना है। उसकी आंखें काली है और उसके शरीर से खून टपक रहा है। रीटा कुछ ही दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। विजय कुएं में छलांग लगा देता है और मर जाता है। जैसे ही विजय मरता है, उसके शरीर से बेताल बाहर निकलता है और रीटा के पास आता है। अब मेरा काम हो गया। आज से तुम आजाद हो। लेकिन मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आज से तुम सिर्फ मेरी हो। अब तक मैं दुनिया का कहा मानता था, लेकिन अब तुम मेरा कहा मानोगी। नहीं नहीं नहीं।